हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आपका आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जेई मेल एक्सप्रेस का जो वीकली सीरीज़ है अपना, इसमें आज हम केमिस्ट्री के सेशन में मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर इन दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर के उस टाइप के क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करें जैसा कि जेई मेन या जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, और ये भी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर हम सारे फॉर्मूले को इंक्लूड करें। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल स्टार्ट। Let us start with the question number 1. Now this question number 1, ये मोल कॉन्सेप्ट का एकदम क्लासिक क्वेश्चन है। एक रिएक्शन अपन को यहाँ पे दे रखी है 2Ki plus I2 plus 22 HNO3 that gives 2 HiO3 plus 2 KiO3 plus 22 NO2 plus 10 H2O। अच्छा, अच्छी बात ये है कि रिएक्शन हमें बैलेंस करके दे रखा है। 3 मोल ऑफ Ki and 2 मोल ऑफ I2 are reacted with excess of HNO3। चलो HNO3 तो कम से कम एक्सेस में मिल गया है। वॉल्यूम ऑफ NO2 गैस इवॉल्व्ड एट NTP। तो बेसिकली आपको ये बताना कि यहाँ पर NO2 गैस का वॉल्यूम NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर कितना इवॉल्व हुआ है। तो लिमिटिंग रिएजेंट की यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगी। Ki और I2 ये दो सब्सटेंस अपने पास है, दोनों के मोल गिवन है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों सब्सटेंस के जो मोल है इसमें इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का आपको डिवाइड करना है। तो Ki का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है और I2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1.5। ये यहाँ पर मिनिमम है, तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि Ki पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। अब इस लिमिटिंग रिएजेंट का यूज़ करके हम पता लगाएंगे कि NO2 यहाँ पर कितना बना है। तो Ki और NO2, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो रहा है। Ki के सामने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है और NO2 के सामने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 22 है। इसके 2 मोल से इसके 22 मोल बनते हैं, दैट मीन्स 1 मोल से 11 मोल। और Ki के जो मोल गिवन है दैट इज 3, तो यहाँ पर NO2 का 11 इंटू 3 33 मोल फॉर्मेशन हो जाएगा। और NO2 गैस का जो वॉल्यूम होगा, एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एट STP और NTP। सो दिस इज 33 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर। तो ये आंसर अपना आ जाएगा 739.2 लीटर। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। तो एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन था मोल कॉन्सेप्ट का। रिएक्शन को बैलेंस करके दे रखा था, हमें बैलेंस भी नहीं करना था, हमें बस इतना आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कितना बनेगा। ये आप सबको पता ही है कि लिमिटिंग रिएजेंट से आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अगेन इट इज फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट। The strength of 10 raised to power minus 2 molar Na2CO3 solution in the terms of molality will be। तो यार एकदम ये भी बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। मोल कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला टॉपिक होता है वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि एक सॉल्यूशन उसका मोलारिटी इतना है, आप उसे मोलालिटी में ट्रांसफॉर्म करो, या मोलालिटी इतना है मोलारिटी में ट्रांसफॉर्म करो। और ये क्वेश्चन अभी तक बहुत बार पूछा जा चुका है। ये सॉल्यूशंस इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी आपको हेल्प करेगा। Na2CO3 सॉल्यूशन है, इसका मोलालिटी आपको बताना है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहाँ पर तो अपने पास Na2CO3 सॉल्यूशन का केवल मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है या फिर सॉल्वेंट का मास कितना है, ये इंडिविजुअली आपको दे नहीं रखा है। तो कॉन्सेंट्रेशन से आपको इमेजिन खुद ही करना पड़ेगा कि Na2CO3 सॉल्यूशन का एक ऐसा सैंपल आप इमेजिन करो जिससे कि कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2 मोलर मेंटेन रहे। तो मोलारिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सीधा ही हो जाएगा कि लेट अस अज्यूम 10 की पावर -2 मोल सॉल्यूट विच इज Na2CO3 कॉमा 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर इस सॉल्यूशन को मैं इतना अज्यूम करूंगा तो मोलारिटी का फॉर्मूला अप्लाई करें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, 10 की पावर -2 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर। तो अगेन यहाँ पर जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 10 की पावर -2 होगा। मतलब ये जो सैंपल आपने अज्यूम किया है ना सॉल्यूशन का, ये एकदम सही अज्यूम किया है। अब इस यहाँ से जो वैल्यू है इधर मोलालिटी वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट अपने पास सॉल्यूट है, इसके कितने मोल हो गए 10 की पावर -2। अब सॉल्वेंट का मास आपको पुट करना है, जबकि हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट का मास है नहीं। सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है। तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम को अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा। वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर, दैट इज 1000 ml, और डेंसिटी है इसका 1.10 ग्राम पर ml। मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1100 ग्राम। सॉल्यूशन का वेट है 1100 ग्राम, इसमें से आप सॉल्यूट का वेट हटा दोगे तो सॉल्वेंट का वेट अपने पास रहेगा।
तो सॉल्यूशन का वेट है 1100 ग्राम माइनस सॉल्यूट है 10⁻⁻2 मोल। Na2CO3 सॉल्यूट है, इसका मोलर मास है 106, तो नंबर ऑफ मोल को 106 ग्राम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 1.06। तो 1100 ग्राम में से 1.06 ग्राम हटाएंगे, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। टोटल वेट ऑफ द सॉल्वेंट अपने पास ग्राम में है, आप इसे अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे मैंने लिख दिया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ऊपर अपने पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज़ Na2CO3। यही मोलालिटी का फॉर्मूला है, और हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 1100 माइनस दिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 1000 का डिवाइड किया 1.1, यहाँ पर मोलालिटी आ जाएगा 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 1.1, ये ऑलमोस्ट इतना ही आएगा 9.01 इंटू 10⁻⁻3। सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। तो ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अभी तक बहुत बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3। अगेन दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट, और बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। एक कंपाउंड है that is composed of 74% carbon, 8.7% hydrogen and 17.3% nitrogen by mass. Molecular mass of this compound is 162। हमें इस कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला बताना है। तो कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों का वेट परसेंटेज दे रखा है, और ये जो सेक्शन है हम एम्पेरिकल फार्मूला में पढ़ते हैं। बेसिकली कंपाउंड में काफ़ी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनका वेट परसेंटेज गिवन होता है। एक प्रॉपर मेथड आपको सिखाया जाता है जिससे कि आप कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला बता पाएँ, और फिर एम्पेरिकल फार्मूला आने के बाद उसका जो मॉलिकुलर मास है वो एग्जैक्ट बता पाएँ। तो लेट अस अज्यूम कि कंपाउंड अपने पास 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम का 74% मतलब 74 ग्राम अपने पास कार्बन हो गया, 8.7% विच इज़ 8.7 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा, 17.3% तो 17.3% नाइट्रोजन हो जाएगा। कार्बन आइटम के मोल कितने हो जाएंगे? मास अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन, तो मोलर मास ऑफ कार्बन हो जाएगा 12 ग्राम, तो 74 ग्राम डिवाइडेड बाई 12 ग्राम कितना होगा? ये ऑलमोस्ट 6.16 इस टाइप से कुछ मोल आ जाएंगे अपने पास कार्बन आइटम्स के। सिमिलरली हाइड्रोजन आइटम्स के मोल तो इजी, 8.7 ग्राम। हाइड्रोजन आइटम्स का जो ग्राम एटॉमिक मास है दैट इज 1 ग्राम, सो इट इज 8.7। नाउ नाइट्रोजन, moles of nitrogen atoms will be mass of nitrogen atoms divided by molar mass of nitrogen which is 14 ग्राम। इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 14 1.24 समथिंग ही आएगा। तो इंडिविजुअली कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और नाइट्रोजन एटम के मोल आ गए। अब क्या करना है, इसका एक सिंपलेस्ट रेशो में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। वैसे मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। सो कार्बन आइटम्स के मोल है 6.16, ये हो जाएगा 8.7 और ये है 1.24। जो भी अपने पास स्मॉलेस्ट नंबर है ना, इसका डिवाइड अपन सब में कर देते हैं। तो इसका डिवाइड 1.24 ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ये यहाँ पे डिवाइड होगा, ये ऑलमोस्ट 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और इधर है 1। 1.24 में 1.24 का डिवाइड करेंगे डेफिनेटली 1 होगा। तो स्मॉलेस्ट जो हमारे पास यहाँ पे नंबर आता है ना, जब इंडिविजुअली कार्बन आइटम, हाइड्रोजन आइटम, नाइट्रोजन आइटम के मोल निकालते हैं, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर आता है उसका डिवाइड आप सब में कर दिया करो, जिससे कि स्मॉलेस्ट रेशो आपको पता चल सके, सॉरी सिंपलेस्ट रेशो। तो एम्पेरिकल फार्मूला हो गया C5H7 और N। सो दिस इज एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला है C5H7N1। इसका अगर एम्पेरिकल मास आप निकालोगे ना, तो 12 इंटू 5 60 प्लस 7 67 प्लस 14, बेसिकली मॉलिकुलर मास तो 162 दे रखा है, तो उसका जस्ट हाफ ही आ रहा है ये। हाँ, 60 प्लस 7 प्लस 14 21 81 आ रहा है, जबकि मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास हमें दे रखा है 162। तो जो एम्पेरिकल मास अगर वो 81 है और मॉलिक्यूल का मास 162 है, तो एम्पेरिकल मास का जस्ट डबल है मॉलिकुलर मास। इसका मतलब एम्पेरिकल फार्मूला को आपको डबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये फार्मूला अपने पास C5H7N1, दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला। इसको डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो C10 हो जाएगा, H14 हो जाएगा और नाइट्रोजन हो जाएगा 2। C10 H14 N2, ऐसा कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। एम्पेरिकल फार्मूला के ऊपर बेस्ड बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड सवाल था। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे गए, तो इस टाइप के सवाल भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए।
Okay, let us move to next question. Okay, now this question is again from mole concept. इसमें तो काफ़ी सारी रिएक्शन भी दे रखी है, सीक्वेंशियल रिएक्शन का क्वेश्चन लग रहा है ये. Calcium phosphide Ca3P2 is formed by reacting calcium orthophosphate, okay, Ca3PO4 whole twice with magnesium. कैल्शियम फॉस्फेट का रिएक्शन मैग्नीशियम से करते हैं, इससे कैल्शियम फॉस्फेट बन रहा है. ओके, द इवॉल्व, नाउ दिस इज हाइड्रोलाइज्ड, तो Ca3P2 विल बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव PS3 फॉस्फीन गैस. ठीक है, नाउ PS3 गैस इज बर्न्ड इन एयर, इसको एयर में बर्न करेंगे, दैट विल रिजल्ट इन फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो P2O5 बन गया. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट, मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट ये है, how many grams of magnesium metaphosphate would be obtained if 19.2 gram of magnesium were used for reducing calcium phosphate. Initially आपको 19.2 ग्राम मैग्नीशियम यूज करना है और रिएक्शन एज इट इज आगे बढ़ता रहेगा. रिएक्शन में फाइनली हमें बताना है कि मैग्नीशियम फॉस्फेट कितना मिलेगा. तो उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ. इसका है 19.2 ग्राम और फाइनली आपको मैग्नीशियम फॉस्फेट बताना है. ओके, तो 19.2 ग्राम, इसमें 24 ग्राम मैग्नीशियम के ग्राम एटॉमिक मास का डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा 0.8 मोल. मैग्नीशियम के मोल हो जाएंगे 0.8 मोल. और फाइनली ये सारे प्रोडक्ट आपको बनाते हुए मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट का अमाउंट बताना है. तो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन को देख लेते हैं, बैलेंस है कि नहीं है. तो कैल्शियम फॉस्फोरस के टर्म्स में तो बैलेंस है. मैग्नीशियम के टर्म 8 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 8 MgO और इधर भी 8. ओके, अगले रिएक्शन में कैल्शियम फॉस्फाइड हमें यूज आ रहा है, तो सबसे पहले आप देख लो कि कैल्शियम फॉस्फाइड यहाँ पे कितना बनेगा. ये बैलेंस है. कैल्शियम फॉस्फेट के 1 मोल अगर आपको चाहिए तो मैग्नीशियम का 8 मोल रिक्वायर्ड होगा. मैग्नीशियम का 0.8 मोल है और इसका 1 मोल बनेगा, तो 1 के लिए 8 रिक्वायर्ड है. ओके, रेशियो एकदम सेम है. अगर इसका 8 मोल है तो इसका कितना बन जाएगा, 0.1. तो कैल्शियम फॉस्फाइड के मोल बनेंगे 0.1 अकॉर्डिंग टू दीज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. अगर इसका 8 मोल है तो इसका 1 मोल बनेगा, तो इसका 0.8 मोल है तो इसका 1.1 मोल बनेगा. साथ ही साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी कितना मोल बनेगा वो भी आप बता दो. दोनों के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, 8 मोल से 8 मोल बनता है, तो 0.8 मोल से ये भी कितना बनेगा, 0.8 मोल. ओके, इसको होल्ड कर लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को, लास्ट वाली रिएक्शन में काम आएगा. ठीक है, नाउ 0.1 मोल कैल्शियम फॉस्फाइड, 0.1 मोल. Reaction is balanced? No, it is not balanced. Now it is balanced. In the terms of H2 ये मैंने बैलेंस किया नहीं है, वैसे ही मुझे PS3 की ज़रूरत है, तो फॉस्फोरस आइटम बैलेंस कर लिए. ओके, 1 से ये बनता है 2, तो 0.1 से ये कितना बनेगा, 0.2 मोल. तो PS3 बन गया 0.2 मोल, यहाँ पे लिख लेते हैं 0.2 मोल. अगेन इसको बैलेंस कर लेते हैं. P2O5 की रिक्वायरमेंट है, केवल फॉस्फोरस आइटम्स के टर्म में ये बैलेंस कर लेता हूँ, बाकी सब आइटम्स को बैलेंस करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है. तो P2O5 में 2 फॉस्फोरस आइटम है, तो PS3 के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 होगा, फॉस्फोरस आइटम बैलेंस हो जाएंगे. PS3 के 2 मोल अगर यूटिलाइज करेंगे तो P2O5 का 1 मोल बनेगा, मतलब जस्ट इसका हाफ बन रहा है, तो 0.2 मोल से ये कितना बन जाएगा, 0.1 मोल. ओके, अब ये लास्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं. 1 मिनट, 0.1 मोल, P2O5 बन गया 0.1 मोल. नाउ P2O5 इज 0.1 मोल एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड शुरुआत में जो बना था 0.8 मोल. रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, चेक करते हैं. Mg की टर्म्स में बैलेंस है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन सारी टर्म्स में ये रिएक्शन बैलेंस्ड है. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और P2O5 दो कंपाउंड है, दोनों के मोल अपने हमारे पास है, तो हमें देखना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है. इसके 1 मोल के लिए ये 1 मोल चाहिए, तो 0.1 के लिए 0.1 चाहिए, ये तो 0.1 से ज़्यादा दे रखा है, तो ये हो जाएगा एक्सेस और ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट. अब इससे आप आंसर बता सकते हो. इसके 1 मोल से मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट का 1 मोल बनता है, तो 0.1 मोल से ये कितना बनेगा, 0.1 मोल. फाइनली आंसर आ गया मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट, ये रहा फॉर्मूला, और इसके 0.1 मोल यहाँ पर मिल जाएंगे. तो बेसिकली 4 रिएक्शंस थी, सभी रिएक्शंस में थोड़ा थोड़ा बैलेंसिंग आपको करना था. और नेक्स्ट रिएक्शन में जो सब्सटेंस हमें काम आ रहा है उस सब्सटेंस के पहले मोल आइडेंटिफाई करने थे. ओके, मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट हो गया 0.1 मोल. 0.1 मोल का मास कितना होगा, 0.1 इंटू मोलर मास, और इसका मोलर मास हो जाएगा 24, फॉस्फोरस 31 प्लस 31 62, और 16 इंटू 6 96, 120 182.
तो आंसर आ जाएगा 0.1 इंटू 182 विच इज 18.2 ग्राम। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 4 बार आपको रिएक्शन को सॉल्व करना है, बट अगेन फाइनली आंसर आ गया। मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट यहाँ पे बनेगा 18.2 ग्राम। अब ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा करेक्ट है। 18.2 ग्राम, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो अभी तक लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड हमने 2 या 3 सवाल तो कर ही लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट और रिएक्शंस इसमें भी दे रखी है, साफ साफ दिख रहा है कि बैलेंस करके दे रखा है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मिनिमम अमाउंट ऑफ सिल्वर कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ C2H2 which produces 1.12 liters of CO2 as recipe. CO2 1.12 लीटर, CO2 1.12 लीटर प्रोड्यूस आपको करना है फ्रॉम कंबशन ऑफ C2H2। तो CO2 इतना प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी सफिशिएंट ऑक्सीजन आपको चाहिए वो सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलना चाहिए सिल्वर कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से। तो हमसे पूछा है कि सिल्वर कार्बोनेट का अमाउंट, जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है वो क्या होगा। देख लेते हैं। CO2 के मोल सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 1.12 लीटर। STP पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, अज्यूमिंग इट इज आइडियल गैस। ये हो जाएगा 1/20, यस 1/20 मोल। अब थोड़ा रिवर्स देखो यहाँ से, इसके 2 मोल अगर हैं तो ऑक्सीजन गैस के 5/2 मोल आपको रिक्वायर्ड है। तो अभी ऑक्सीजन गैस के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, अगर इसके 2 मोल है तो 5/2 मोल रिक्वायर्ड है, और 1 मोल होगा तो 5/4 मोल रिक्वायर्ड होंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1/20 मोल होंगे तो 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/20, इतने मोल रिक्वायर्ड होंगे। इट इज 1/16 मोल, 1/16 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथाइन। ये 1/16 मोल आपको कहाँ से मिलेंगे, फर्स्ट रिएक्शन से। तो इसको भी रिवर्स देखो बेटा, अगर ऑक्सीजन गैस का हाफ मोल है तो सिल्वर कार्बोनेट Ag, सिल्वर कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट है आपको 1 मोल। ओके, अगर इसका 1 मोल होगा तो इसका जस्ट डबल रिक्वायर्ड होगा। ओके, और इसके कितने मोल हैं 1/20 मोल, नॉट 1/20, 1/16, ये हटाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन गैस का 1/16 मोल है, तो सिल्वर कार्बोनेट का मोल आपको चाहिए होगा 2 इंटू 1/16 विच इज 1/8 मोल। तो फाइनल आंसर है सिल्वर कार्बोनेट रिक्वायर्ड इज 1/8 मोल। नाउ 1/8 मोल का जो मास है 1/8 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। सिल्वर कार्बोनेट का मोलर मास आप कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 108, सिल्वर का 108 प्लस 108 216 प्लस 60 CO3 का, तो 216 प्लस 60 278, 108 प्लस 108 216 और CO3 ये 60 हो जाएगा 276। 276 में 8 का डिवाइड करेंगे, इट विल बी अराउंड 34.50 ग्राम। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 34.50 ग्राम। अगेन यहाँ पर भी 2 बार रिएक्शन को आपको बैलेंस करना ही था, सॉल्व करना ही था। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, वापस से मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है related to concentration terms. What is the Na plus ion concentration in the solution formed by mixing 20 ml of 0.1 molar Na2SO4 solution and 50 ml of 0.30 molar Na3PO4 solution? बेसिकली सोडियम फॉस्फेट और सोडियम सल्फेट के 2 डिफरेंट सॉल्यूशन है, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद रिजल्टेंट सॉल्यूशन में Na प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता करनी है। कॉन्सेंट्रेशन भी मोलारिटी के टर्म में पता करना है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला जो होता है वो तो मेंटेन रहेगा, मोल्स ऑफ Na प्लस आयंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो फाइनली इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन अपने पास बनेगा, उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में Na प्लस आयंस के मोल आप पता कर लो, और वॉल्यूम तो साफ दिख ही रहा है। पहला सॉल्यूशन है 20 ml का, दूसरा सॉल्यूशन है 50 ml का। तो दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो 70 ml तो वॉल्यूम हो जाएगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का। फर्स्ट सॉल्यूशन में से Na प्लस कितना आ रहा है, फर्स्ट सॉल्यूशन में Na प्लस आयंस कितने हैं, 20 ml सॉल्यूशन है और 0.1 मोलर
तो अगर आप इसे 0.1 मोलर सॉल्यूशन और 20 ml को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 मिलीमोल ऑफ Na2SO4। सॉल्यूट के मोल आ जाएंगे अपने पास 20 ml मल्टीप्लाइड बाई 0.1, 2 मिलीमोल Na2SO4, और Na2SO4 की एक यूनिट में 2 Na प्लस है, तो टोटल मिला के 4 मिलीमोल Na प्लस आयंस। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड सॉल्यूशन, ओके, 50 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, 0.30 मोलारिटी है, मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्यूट के मोल, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो आंसर मिलीमोल में आएगा, 15 मिलीमोल Na3PO4, ओके। और Na प्लस आयंस यहाँ पे इसकी एक यूनिट में 3 Na प्लस आयन मिलेंगे, तो 15 इंटू 3 45 मिलीमोल Na प्लस आयंस। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में 45 मिलीमोल Na प्लस आयंस और 4 मिलीमोल Na प्लस आयंस, तो टोटल हो गया अपने पास ये 45 प्लस 4 49 मिलीमोल्स Na प्लस आयंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। मिलीमोल से तो आप ऐसा करो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मिलीलीटर में यूज कर लो, 70 मिलीलीटर, मिली मिली यहाँ पे कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0.7 मोलर। एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन। सॉल्यूशन 1 को सॉल्यूशन 2 में मिक्स किया, तो बताइए रिजल्टेंट सॉल्यूशन में किसी पर्टिकुलर आयन का, किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट का मोलैरिटी क्या होगा। तो सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 दोनों से आपको Na प्लस आयन मिल रहे थे, पहले आपने ये कैलकुलेट किया कि दोनों सॉल्यूशन से Na प्लस आयन के मोल कितने मिलेंगे, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो इजीली आ ही गया। मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करो, फाइनल सॉल्यूशन में Na प्लस का मोलैरिटी इस तरीके से आ जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। A common method to clean spills is to use Na2CO3 which has molar mass 106, okay। Na2CO3 को यूज करते हैं स्पिल्स को क्लीन करने के लिए। ऐसा इसने बोला है, if 50 ml of 0.75 molar HCl is spilt on a wooden surface, the amount of Na2CO3 is required। तो बेसिकली HCl थोड़ा सा वुडन सरफेस पर स्पिल हो चुका है और आपको इसको हटाने के लिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यूज करना है। तो HCl का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करना है, सीधी सीधी बात ये है। और HCl का अमाउंट आप यहाँ पे गिवन है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि Na2CO3 का जो रिक्वायर अमाउंट है वो क्या होगा। तो पहले तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ओके। CO3 2 माइनस विल रिक्वायर 2H प्लस, तो 2 HCl होगा तभी 2H प्लस आपको मिलेगा। 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, इट विल गिव H2CO3 विच इज अनस्टेबल एसिड, इट विल डिसोशिएट इनटू H2O प्लस CO2, ओके। बाकी क्या है, 2 Na प्लस एंड 2 Cl माइनस, सो इट इज 2 NaCl। रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। अब HCl का अमाउंट है, इट इज 0.75 मोलर सॉल्यूशन विच इज 50 ml। तो सॉल्यूशन का मोलारिटी दे रखा है, वॉल्यूम आपको दे रखा है, मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, HCl के मोल आपको मिलेंगे। HCl यहाँ पे सॉल्यूट है, तो 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 50, वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया है तो HCl के मिलीमोल आ जाएंगे। तो 50 को अगर 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 37.5 मिलीमोल, ओके। अब रिएक्शन को देख लेते हैं अपन। HCl के 2 मोल है तो Na2CO3 के 1 मोल रिक्वायर्ड होगा। दैट मीन्स HCl का जितना भी अमाउंट यहाँ पे दे रखा है उसको कंज्यूम करने के लिए Na2CO3 का हाफ मोल, जस्ट हाफ मोल इसके रिक्वायर्ड होंगे। तो 37.5 मिलीमोल HCl का है तो Na2CO3 के जो मोल्स रिक्वायर्ड होंगे इट विल बी 37.5 मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा अपने पास 18.75 मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड। Na2CO3 का जो रिक्वायर्ड मोल्स है 18.75 मिलीमोल, ये आ चुका है। आंसर आपको ग्राम में दे रखा है तो इसका वेट आप इसमें देख लो, 18.75 मिलीमोल 10⁻³ मोल्स। मोल्स को मल्टीप्लाई करना है मोलर मास से। Na2CO3 का मोलर मास है 106 ग्राम, और हमें इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी अबाउट ऑलमोस्ट 2 ग्राम। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। An electron in an atom jumps in such a way that its kinetic energy changes from x to x/4. The change in potential energy. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज हमें दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हमें बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे से कहाँ रिलेटेड है, बोहर मॉडल में सीखा था। अच्छा, यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है
वैसे लिख देना चाहिए था बोहर एटम या फिर हाइड्रोजन एटम, ताकि इजीली हम बोहर मॉडल की तरफ अपना ध्यान लगा पाते। तो बोहर मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम या फिर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बेसिकली एटम कोई भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन एटम है, हीलियम प्लस है, लिथियम 2 प्लस है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसी के ऊपर बोहर मॉडल वैलिड होता है। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला भी हमारे पास है और उसी से हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी बता सकते हैं। तो क्या रिलेशनशिप था कि काइनेटिक एनर्जी का जस्ट डबल होता है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होता है वाइल काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव में ही होगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी रिलेशनशिप को यूज करके हम यहाँ पे दोनों टाइम पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बताएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी x है, ओके। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसका जस्ट डबल 2x, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होता है। अगेन काइनेटिक एनर्जी चेंज कहाँ तक हो गया, x/4, तो -2 इंटू x/4 विच इज व्हाट, -x/2। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है -x/2 और इनिशियल था -2x। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो +3x/2 आएगा, +3x/2 विच इज ऑप्शन नंबर 1। तो एकदम इजी सा सवाल है, बस बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है, इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप जो हमने सीखा था बस वो पता होना चाहिए, ओके। तो अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन एटम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसा ये बोल रहे हैं, और उस इलेक्ट्रॉन का हमें जो भी 4 क्वांटम नंबर का सेट है वो बताना है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो लास्ट जो सबशेल आप फिल कर रहे हो दैट इज 3p, और इसी में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 3p, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 3 हो ही गया, और L = 1 होता है p सबशेल के लिए। और p सबशेल में ये जो तीनों ऑर्बिटल होता है ना, इनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या होती है, एक तो -1 होता है, एक +1 होता है और एक 0 होता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये जहां पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस वाले ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 +1 या 0, तीनों में से कोई एक हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा और एजिमुथल क्वांटम नंबर L = 1 होगा, तभी आप उसे p सबशेल बोल पाओगे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, एजिमुथल क्वांटम नंबर L विच इज़ 1। तो ये हो गया 3p ऑर्बिटल, और 3p ऑर्बिटल में जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं वो -1 +1 और 0 तीनों अलाउड होते हैं, ओके। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर, एनर्जी ऑफ 1 2 3 एनर्जी लेवल of a certain atom are E4E/3 and 2E respectively। तो बेसिकली 3 एनर्जी लेवल है, तीनों का एनर्जी आपको दे रखा है। A photon of wavelength lambda is emitted during a transition from energy level 3 to 1, okay। एनर्जी लेवल 3 1 2 3 1 2 और 1। एनर्जी लेवल 3 का एनर्जी ज़्यादा होगा, तभी तो 3 से 1 पे इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी यहाँ पे इमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और जो फोटोन इमिट होगा इसका वेवलेंथ होगा लैम्डा, ओके। तो कितना एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पे है, उतना ही एनर्जी यहाँ पे इमिट होगा इन द टर्म्स ऑफ फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी हो जाएगी E3 - E1। एनर्जी लेवल 3 का जो एनर्जी है वो 2E है, और एनर्जी लेवल 1 का जो एनर्जी है वो E है। तो E एनर्जी इमिट होगा इन द टर्म्स ऑफ फोटोन, और फोटोन का वेवलेंथ है लैम्डा, तो फोटोन का एनर्जी हो जाएगा hc/λ। सो दिस इज योर फर्स्ट रिलेशनशिप। अब पूछा गया है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ इमिशन व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड टू 1। तो सेकंड से जब फर्स्ट पे आएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जब एनर्जी इमिट होगी इन द टर्म्स ऑफ अ फोटोन, तो उस फोटोन का वेवलेंथ क्या आएगा, मान लो λ' आएगा। तो कितना एनर्जी यहाँ पे इमिट होगा, E2 - E1 विच इज सेकेंड एनर्जी लेवल का है 4/3, 4E/3, फर्स्ट का है E, तो डिफरेंस कितना हो गया E/3। इतना एनर्जी इमिट होगा
इन द टर्म्स ऑफ अ फोटोन, और फोटोन की एनर्जी होती है hc बाई लैम्डा। मान लो कि इस फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा लैम्डा डैश है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी लैम्डा डैश का वैल्यू आ जाएगा 3 लैम्डा। बस इन दोनों को डिवाइड करना है। लैम्डा डैश ऊपर आ जाएगा, लैम्डा नीचे, इधर 3 ऊपर आ जाएगा, तो लैम्डा डैश बाई लैम्डा इक्वल टू 3, देयरफॉर लैम्डा डैश विल बी 3 लैम्डा। सो दिस न्यू फोटोन विल हैव अ वेवलेंथ ऑफ 3 लैम्डा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान सवाल था, और इस टाइप के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। कंसिडर xenon Z54, noble gas of 54 atomic number. The maximum number of electron in this atom that can have values of their quantum numbers n equal to 4, l equal to 3, s equal to half. चलो स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ या माइनस हाफ किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास हो ही सकता है। n equal to 4, l equal to 3, l equal to 3, l equal to 0, 1, 2, 3, s, p, d, f। तो ये 4f ऑर्बिटल की बात हो रही है, और ये जो नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर है 54, xenon, ये 5th पीरियड का नोबल गैस है। तो 5th पीरियड के किसी भी एलिमेंट में जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो ना, तो कभी भी f सबशेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं। f सबशेल में इलेक्ट्रॉन कब जाते हैं? जब 6th या 7th पीरियड के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फिल करते हो, तो f सबशेल में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। आप 54 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर लो, कभी भी 4f में इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं। 4f में इलेक्ट्रॉन कब भरेंगे? जब एलिमेंट कौन सा हो 6th पीरियड का, या फिर एलिमेंट कौन सा हो 7th पीरियड का, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5f में इलेक्ट्रॉन जाते हुए आपको दिखाई देंगे। तो फिलहाल तो 4f में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, 54 तक आप इलेक्ट्रॉन फिल करके देख लो, तो 4f के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 0। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Radiation corresponding to the transition n equal to 4 to n equal to 2 in hydrogen atom falls on a certain metal of a work function 2.5 electron volt. Okay, the maximum kinetic energy of the photoelectrons, photoelectric effect से related क्वेश्चन है। एक मेटल की सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन फाई दे रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस, और हाइड्रोजन एटम में n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, एनर्जी इमिट होगी, और जितनी एनर्जी इमिट होगी एक फोटोन के रूप में वो एनर्जी इमिट होती है, और वही वाला फोटोन इस मेटल सरफेस को स्ट्राइक करेगा। तो बेसिकली आपको देखना है कि यहाँ से जो फोटोन इमिट हो रहा है वो कितनी एनर्जी लेके आ रहा है। अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन फाई से ज़्यादा है, तो जब फोटोन मेटल पे स्ट्राइक करेगा तो मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। और अगर मान लो कि फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन फाई से कम है, तो फोटोन के स्ट्राइक होने से मेटल सरफेस से कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो जो फोटोन अपने पास है, इसकी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 4th एनर्जी लेवल पे E4, और 2nd एनर्जी लेवल पे है E2। तो E4 माइनस E2, ये एनर्जी का डिफरेंस अपने पास होगा फोटोन का एनर्जी। हाइड्रोजन एटम के तो 1, 2, 3, 4 एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी वो आपको पता ही होती है। हाइड्रोजन एटम ही है ना, बिल्कुल। सेकंड स्टेट में, मतलब चलो ये हटा दो, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, किसी भी एनर्जी लेवल पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी भी एनर्जी लेवल पे हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी का फॉर्मूला पता है। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो z स्क्वायर तो 1 है, हाइड्रोजन एटम है, और एनर्जी लेवल 2, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 4 है। n की वैल्यू पुट करके इलेक्ट्रॉन की उस लेवल में एनर्जी आप निकाल सकते हैं। और ये तो कितनी बार निकाल रखी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट का, सेकंड का कितना आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड का कितना आएगा -1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ का कितना आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 का डिवाइड -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 पे इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो कितना एनर्जी इमिट होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो कितना हो जाएगा डिफरेंस, -3.4 और -0.85, तो 3.4 और 0.85 डिफरेंस आ जाएगा ये 13.8, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस डिफरेंस इतना ही आएगा। तो जो फोटोन इमिट होगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से, उस फोटोन की एनर्जी होगी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये फोटोन मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक करेगा और आप देख लो कि फोटोन का जो एनर्जी है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। तो ये फोटोन जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, इस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी गिवन बाय फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिफरेंस आ जाएगा 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें बोहर मॉडल भी लग गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी लग गया। बोहर मॉडल से आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम दैट इज हाइड्रोजन एटम, उसमें इलेक्ट्रॉन चाहे एनर्जी लेवल 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में, एनर्जी लेवल n में हो, किसी भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन हो, उसकी टोटल एनर्जी का फार्मूला पता होना चाहिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² अपॉन n²। इस फार्मूले का यूज़ करके E2 निकालते, E4 निकालते, दोनों का डिफरेंस निकालते, इतना एनर्जी इमिट होता इन द टर्म्स ऑफ अ फोटोन, और फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक करता, फिर यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 4। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, फॉर 3s ऑर्बिटल, और 3s ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है आपको दे रखा है, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू 2zr अपॉन 3n0। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ नोड फ्रॉम न्यूक्लियस? ओके, तो आपको पता ही है जहाँ पे नोड होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होगी, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं। तो बेसिकली sin² या sin दोनों 0 होगा। तो कितना आसान सवाल है, एक ऐसी डिस्टेंस आपको न्यूक्लियस से बतानी जहाँ पर नोड है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन 0 होगा। तो 0 आप इसे बस पुट कर दो। आप इसे 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, और ये शायद e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, ये भी 0 नहीं हो सकता। तो साइन 0 तब हो पाएगा जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो पार्ट है ना, ये 0 हो जाए। ये पार्ट क्या है? σ² माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा इक्वल टू 0। सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स 2 आएंगे इसके, तो सिग्मा कितना हो जाएगा? प्लस 6 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, तो 636 माइनस 4ac 24, 6 प्लस माइनस 2 डिवाइड में है, 36 में से 24 गया 12, रूट 12 कितना हो जाएगा? 2√3। ओके, ये हो गया 3 प्लस माइनस रूट 3, 3 प्लस माइनस रूट 3। सिग्मा का वैल्यू क्या है? 2zr अपॉन 3a0, और कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। सिग्मा की 2 वैल्यूज हो सकती हैं। तो डिस्टेंस r अपने पास कितना आ जाएगा? ये बेसिकली 3a0 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2z नीचे आ जाएगा, और बाकी 3 प्लस रूट 3 है या 3 माइनस रूट 3 है। सो बेसिकली 2 डिस्टेंसेस आ जाएंगी जहां पर सिग्मा का वैल्यू 0 हो सकता है, सिग्मा का वैल्यू नहीं, 2 ऐसे रूट्स आ जाएंगे, 2 r की वैल्यूज ऐसी आ जाएंगी जिसको अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट है ये 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो गया तो 0 से सबको आप मल्टीप्लाई करोगे, वेव फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। जहाँ पर वेव फंक्शन 0 होगा वहाँ पर नोड होगा, रेडियल नोड। तो 2 डिस्टेंसेज हैं। इससे ये भी पता चलता है कि इस ऑर्बिटल के लिए 2 रेडियल नोड है, और वैसे भी इस ऑर्बिटल का नाम दे रखा है 3s, और 3s के लिए 2 रेडियल नोड होता ही है। कहाँ कहाँ होता है? 3s और 2s के बीच में, और 2s और 1s के बीच में। तो आपको वो वाली रेडियल नोड बतानी है या वो डिस्टेंस बतानी है जो कि मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम तो ये वाला हुआ, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3a0 डिवाइडेड बाई 2z। हाइड्रोजन एटम होगा तो z वैसे ही 1 हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है इसका? 3a0 डिवाइडेड बाई 2z, 3 प्लस रूट 3। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो ये रेडियल डिस्टेंस निकालने वाले जो सवाल है ना, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस वेयर देयर इज अ रेडियल नोड प्रेजेंट, ये काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, और जितना देखने में ये डिफिकल्ट लगता है ना, उतना डिफिकल्ट ये है नहीं। आपको बस वेव फंक्शन को 0 करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? अगेन दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर।
थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले वापस से रिवाइज हो जाएंगे। द नंबर ऑफ मैक्सिमा इन P वर्सेस R और A नॉट कर्व फॉर 2s ऑर्बिटल R। तो P अपने पास बेसिकली क्या होता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, PR से भी इंडिकेट करते हैं इसको, और फॉर्मूला होता है 4 पाई R स्क्वायर इंटू कैपिटल R स्क्वायर। 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r होता है न्यूक्लियस से डिस्टेंस और कैपिटल R रेडियल वेव फंक्शन। तो इस फंक्शन का ग्राफ आपको प्लॉट करना है वर्सेस स्मॉल r विच इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड कितना आ जाएगा, 1 आएगा। और बाकी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के जो कर्व है किसी भी ऑर्बिटल के लिए किस तरीके से प्लॉट करते हैं उसकी सारी ट्रिक्स हमें पता है। ये जो कर्व है PR का वर्सेस R सभी ऑर्बिटल के लिए 0 से स्टार्ट होता है और सक्सेसिवली इसकी जो पीक्स है उनका हाइट इंक्रीज होता हुआ चला जाता है, और जो ग्राफ है इस एक्सेस पे टच करेगा R एक्सेस पे, तो PR की वैल्यू 0 होगी, और PR का वैल्यू 0 होगा मतलब वहाँ पर रेडियल नोड है, तो उतनी ही बार ये टच करेगा जितनी बार रेडियल नोड आएगी। अब 2s है तो 2s के लिए तो एक ही रेडियल नोड होता है 2s और 1s के बीच में। आप चाहो तो फॉर्मूला लगा के भी कैलकुलेट कर लो, तब भी आपको यही पता चलेगा कि फॉर 2s ऑर्बिटल देयर इज ओनली वन रेडियल नोड। तो ये जब ग्राफ बनाएंगे ना तो PR का ग्राफ R एक्सेस को केवल एक ही बार टच करेगा, एक ही बार टच करोगे तो 2 पीक्स तो आएंगी आएंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आप वापस से देखो, नंबर ऑफ मैक्सिमा ओके इन दिस रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर्व फॉर 2s ऑर्बिटल आर 2, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा 2 है, फर्स्ट इज करेक्ट, वैसे आपको इनकरेक्ट देखना है। सेकंड देख लेते हैं, नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड, रेडियल नोड का एक और नाम होता है स्फेरिकल नोड, क्या फॉर्मूला होता है n-l-1, करेक्ट दे रखा है ये। द नंबर ऑफ एंगुलर नोड आर इक्वल टू l, ये भी करेक्ट है। 3d स्क्वायर दैट मीन्स 3d ऑर्बिटल्स हैज 3 एंगुलर नोड, बिल्कुल गलत है। d ऑर्बिटल के लिए l इक्वल टू 2 होता है, तो यहाँ पे 2 एंगुलर नोड होगी। एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला है वो होता है इक्वल टू l, तो l इक्वल टू 2 है, देयरफॉर फॉर 3d ऑर्बिटल्स देयर विल बी 2 एंगुलर नोड नॉट 3, तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 2H2 मॉलिक्यूल इज 430.53 किलो जूल पर मोल। ओके, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना है तो 430.53 किलो जूल पर मोल इतना एनर्जी देना पड़ेगा। इफ हाइड्रोजन गैस इज एक्सपोज्ड टू अ रेडिएंट एनर्जी दैट मीन्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस मच, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो 253.7 नैनोमीटर के वेवलेंथ के फोटोन्स जब गिरेंगे तो इन फोटोन्स की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी पहले तो यूटिलाइज होगी हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड ब्रेक करने में, तो सम ऑफ द एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड। उसके बावजूद भी अगर कुछ एनर्जी बच गया ना तो वो एनर्जी एज अ काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो आपको बस उतना ही बताना है कि काइनेटिक एनर्जी के रूप में जो कन्वर्ट होगा रेडिएशन का एनर्जी, उसका फ्रैक्शन या उसका परसेंटेज क्या होगा। ओके, सबसे पहले आप ये फोटोन की एनर्जी तो निकाल लो, तो फोटोन का एनर्जी होगा hc/λ 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा 253.7 नैनोमीटर, तो 10 की पावर -9 मीटर। सबको मैंने स्टैंडर्ड यूनिट में पुट कर दिया तो एनर्जी ऑफ फोटोन किस में आ जाएगा, जूल में। अब ये तो एक फोटोन का एनर्जी है, एक फोटोन स्ट्राइक करेगा तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी आपको दे रखी है वो किलो जूल पर मोल। एक मोल बॉन्ड अगर तोड़ना है तो इतनी एनर्जी चाहिए, एक मोल बॉन्ड तोड़ना है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बॉन्ड्स अगर तोड़ने हैं तो इतने ही फोटोन स्ट्राइक करने पड़ेंगे। तो पहले आपको एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन्स ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एक फोटोन का एनर्जी डिवाइडेड बाय एक फोटोन का एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल फोटोन्स कितने होंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और ये ऑलमोस्ट आता है 471.9 किलो जूल पर मोल। तो 1 मोल फोटोन्स अगर स्ट्राइक करेंगे तो 1 मोल बॉन्ड्स ब्रेक होंगे,
और बॉन्ड ब्रेक होंगे कि नहीं होंगे देख लेते हैं। 1 मोल फोटॉन्स का एनर्जी है 471.9 किलो जूल, और यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितना चाहिए 430.53 किलो जूल पर मोल। तो जो फोटॉन्स एनर्जी दे रहे हैं ना वो ज़्यादा है, और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो कम है, तो डेफिनेटली बॉन्ड तो ब्रेक हो ही जाएंगे। और जो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो इतनी एनर्जी तो यूटिलाइज हो जाएगी, तो एनर्जी कितना बच जाएगा दैट विल बी कन्वर्टेड एज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वो कितना हो जाएगा, एनर्जी गिवन बाय फोटॉन्स माइनस एनर्जी यूटिलाइज्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स, ये कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट, ये 472 कंसीडर कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 42 किलो जूल पर मोल। अब क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी, तो रेडिएंट एनर्जी के रेस्पेक्ट में आपको परसेंटेज बतानी है। तो 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी एज अ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा, और रेडिएंट एनर्जी आपको कितनी मिली थी 471.9 किलो जूल पर मोल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इतना एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, फोटोन से इतनी एनर्जी मिली थी, तो फोटोन्स की एनर्जी के रेस्पेक्ट में ये कितना होगा वो आपको परसेंटेज के रूप में पता चलेगा, और ये परसेंटेज के रूप में कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट आएगा ये 8.78 ऐसा कुछ परसेंट आएगा, 8.78 ऐसा कुछ परसेंट आएगा, जिसका नियरेस्ट इंटीजर है 9। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। ये भी ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा, कि फोटोन्स स्ट्राइक करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने तो 1 मोल फोटोन को स्ट्राइक करना पड़ेगा, तो 1 मोल फोटोन जितनी भी एनर्जी लेके आ रहे हैं दैट इज़ 471.9, और बॉन्ड्स ब्रेक करने में 430.53 किलो जूल पर मोल एनर्जी यूज़ हो गया, तो बाकी जो एनर्जी बच गया ना, बस वो बताना है कि वो एज अ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुका है, और वो रेडिएंट एनर्जी का कितना परसेंट है, तो परसेंट के रूप में आंसर देना था। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी मिलीलीटर्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड are needed to precipitate cupric sulfide completely from 100 ml of a solution containing 2.69 gram of CuCl2 in 1 liter solution। ओके, पहले इसका डेटा मैं लिख देता हूँ, 2.69 ग्राम CuCl2 प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर मतलब 1000 ml। अब इस सॉल्यूशन का केवल कौन सा पार्ट अपन ले रहे हैं 100 ml, तो सॉल्यूशन का अगर आप 100 ml लोगे और सॉल्यूशन आपके पास 1000 ml है, तो 100 ml 1000 ml का केवल 10% है, 1/10 पार्ट। तो इस सॉल्यूशन में जो क्यूप्रिक क्लोराइड आएगा CuCl2 वो भी 1/10 ही आएगा। इस सॉल्यूशन में 2.69 ग्राम है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.69 ग्राम डिवाइडेड बाई 10 क्यूप्रिक क्लोराइड हमारे पास इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, और इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से, और आपको पता करना है कि हाइड्रोजन सल्फाइड कितना रिक्वायर्ड होगा। अगर आप इसकी रिएक्शन करवा के एक प्रेसिपिटेट बनेगा क्यूप्रिक सल्फाइड, तो क्यूप्रिक कॉपर 2+ सल्फाइड आयन S2 माइनस CuS, ये प्रेसिपिटेट आपको बनाना है। मतलब बेसिकली जितना भी यहाँ पे कॉपर 2+ है, उस कॉपर 2+ का कॉपर सल्फाइड प्रेसिपिटेट बनाने के लिए कितना अपने पास H2S का रिक्वायरमेंट होगा, और H2S गैस है तो इसकी रिक्वायरमेंट आपसे वॉल्यूम में पूछी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। तो ये तो आसान ही हो गया ऑलमोस्ट। CuCl2 का मोलर मास हो गया 63.5 प्लस 35.5 प्लस 35.5, 71 प्लस 63.5, ये हो जाएगा 134.5 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuCl2 कितने हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये 2 टाइम्स कटेगा तो 2 × 10⁻³ और कॉपर 2+ के मोल कितने हो जाएंगे। अच्छा, कॉपर 2+ के मोल क्या ही निकालेंगे, कंप्लीट रिएक्शन ही लिख देता हूं मैं, CuCl2 प्लस H2S, ये बन जाएगा कॉपर सल्फाइड प्लस 2HCl। रिएक्शन बैलेंस्ड भी है, तो बेसिकली H2S का 1 मोल रिक्वायर्ड होगा अगर कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड का 1 मोल है तो क्यूप्रिक क्लोराइड के जितने मोल है H2S के उतने ही मोल रिक्वायर्ड होंगे। इसके 2 × 10⁻³ मोल्स हैं, तो H2S का भी क्या चाहिए 2 × 10⁻³ मोल्स, 2 × 10⁻³ मोल्स। ओके, तो अमाउंट तो आ गया अपने पास H2S का, अब बस इसको वॉल्यूम में रिपोर्ट करना है।
हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वॉल्यूम हो जाएगा, इसके मोल हैं 2 इंटू 10⁻³ मोल्स, और 1 मोल गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। मल्टीप्लाई कर दो आप, ये आ जाएगा 44.8 इंटू 10⁻³ लीटर। तो 44.8 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 1000 ml, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 44.8 मिलीलीटर, विच विल बी ऑप्शन नंबर 4। तो अगेन मोल कॉन्सेप्ट का सवाल था और बेसिकली इजी सवाल था। कंफ्यूजिंग पार्ट इतना था कि 2.69 ग्राम क्यूप्रिक क्लोराइड 1 लीटर सॉल्यूशन में था। अब ये 1 लीटर सॉल्यूशन हमने कंप्लीट नहीं लिया, केवल इसका 100 ml पार्ट लिया। तो अगर आप इसका 100 ml लोगे, दैट मीन्स 1/10 पार्ट लोगे, तो क्यूप्रिक क्लोराइड उस सॉल्यूशन में आपको 1/10 पार्ट ही तो जाएगा। फिर उसी के साथ आपको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का रिएक्शन करवाना है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। A metal oxide has a formula M2O3. Okay, it can be reduced by hydrogen to give free metal and water. M2O3 का रिडक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन से और इससे फ्री मेटल मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। एक मिनट बैलेंस कर देते हैं इसको। 3 ऑक्सीजन तो 6 हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ये बैलेंस हो गया। 0.1596 ग्राम ऑफ द मेटल ऑक्साइड रिक्वायर्ड 6 मिलीग्राम हाइड्रोजन। इसके लिए इतना रिक्वायर्ड है, तो आपको बताना है कि मास, एटॉमिक मास ऑफ द मेटल क्या होगा। तो डायरेक्ट ही हो गया, मोल्स ऑफ मेटल ऑक्साइड डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। इसके 3 मोल है तो इसका 1 मोल रिक्वायर्ड होगा, या इसके मोल में 3 का डिवाइड कर लो, इसके मोल में 1 का डिवाइड कर लो, दोनों इक्वल आएंगे। ये इक्वेशन बन गई है। तो M2O3 के मोल्स कितने होंगे, इस सब्सटेंस के मोल होंगे इस सब्सटेंस का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सब्सटेंस का मास कितना हो गया 0.1596 ग्राम, और मोलर मास हो जाएगा इसका M2O3 का 2 इंटू एम प्लस 3 ऑक्सीजन एटम का हो जाएगा 16 इंटू 3 48 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू। ओके, हाइड्रोजन गैस के मोल, तो हाइड्रोजन गैस के मोल कितने, हाइड्रोजन गैस का मास 6 इंटू 10⁻³ ग्राम, मिलीग्राम है याद रखना, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 3। तो जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे ना, m की वैल्यू यहाँ पे आएगी 55.80। आप इसको सॉल्व करके देखना, m की वैल्यू यहाँ पे 55.80 आएगा। चाहो तो रिवर्स कैलकुलेट कर लो, जैसे मान लो इसका 55.80 एटॉमिक मास है, तो M2O3 का मोलर मास कितना हो जाएगा 55.80 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन 16 इंटू 3। तो जैसे ही आप ये देखोगे ना, तो इसका ये मोलर मास 159.6 ग्राम ही आएगा। तो इसका मास गिवन है 0.1596 ग्राम, इसमें इसका मोलर मास 159.6 ग्राम का अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻³ मोल्स। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के कितने मोल हैं 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन गैस का मोलर मास होता है 2, तो ये है 3 इंटू 10⁻³ मोल्स। और एकदम करेक्ट है, इसके 1 मोल के लिए इसका 3 मोल चाहिए, तो इसके 10⁻³ मोल्स के लिए इसका 3 इंटू 10⁻³ मोल्स चाहिए, जो कि है। तो रिवर्स भी मैंने देख लिया, इसको एकदम करेक्ट आ रही है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, percentage volume, sorry, the percentage by volume of C3H8 in a mixture of C3H8 CH4CO is 36.5। 100 ml, सॉरी 100 ml अभी दिया नहीं है, देखते हैं इसको हटा देता हूं मैं। The volume of CO2 produced when 100 ml of this mixture is burnt in excess of O। तो एक मिक्सचर है जिसमें क्या है C3H8 है, CH4 है और CO है, मतलब ये सारे गैसेस हैं। और अगर ये गैसेस हैं तो बेसिकली ये रिएक्शन अपने पास कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होगा। इन सभी को बर्न करना है। ये मिक्सचर आपको दे रखा है 100 ml, अगर आप इसको कंप्लीटली बर्न करते हो तो CO2 गैस कितना प्रोड्यूस होगा, इसका वॉल्यूम आपको बताना है। तो देखेंगे इंडिविजुअली सभी गैसेस को बर्न करके कितना CO2 गैस प्रोड्यूस होगा, रिएक्शन को बैलेंस करके पता चलेगा। और 100 ml में कौन कितना है पहले ये देखना पड़ेगा। तो 100 ml है सॉल्यूशन, सॉरी मिक्सचर ऑफ दिस गैसेस, और इसमें 36.5% है
C3H8, तो 100 का 36.5% तो 36.5 ही हो जाएगा। तो 36.5 ml C3H8 है, इसको बर्न कर लेते हैं। क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन को बर्न करने से H2O प्लस CO2 ही बनता है, CO2 गैस है, बैलेंस करो, 3 कार्बन है तो यहाँ पे ही आ जाएगा। बाकी बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑक्सीजन वैसे भी एक्सेस में दे रखा है, और वैसे भी CO2 के बारे में आपको बताना है, CO2 में कार्बन केवल इधर कार्बन से ही आने वाला है। तो इसका वॉल्यूम है 36.5 ml, इसके 1 से इसका 3 बनता है, तो 36.5 से कितना बनेगा, 3 इंटू 36.5 ml वॉल्यूम बनेगा CO2 का। अब ये मैं वॉल्यूम से यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ना, और ये मैं सॉल्व इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है। कोई भी गैसेस होती है तो गैसेस के लिए आप PV इक्वल टू nRT अप्लाई कर सकते हो, और वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही होता है। इन सभी का कांस्टेंट को डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कांस्टेंट ही आएगा। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो फॉर द गैसेस, अगर किसी भी रिएक्शन में ऐसे गैसेस है ना, तो जो काम नंबर ऑफ मोल से होता है वही काम वॉल्यूम से हो सकता है। नंबर ऑफ मोल से क्या काम होता है कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस होने के बाद अपन ऐसे पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही आप बोल सकते हो ना कि इसका 1 लीटर इसके 2 लीटर के साथ रिएक्शन करता है, या इसका 10 ml इसके 20 ml के साथ रिएक्शन करता है, तो सीधा वॉल्यूम से ही चल लिया करो, प्रोवाइडेड दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। तो जो काम नंबर ऑफ मोल से होता है वो सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ गैस से ही कर लेंगे। तो इतना CO2 गैस तो हमें मिल गया। अब बाकी क्या है, 100 ml में से 36.5 ml हटाओगे तो 63.5 ml ये दोनों गैसेस हैं, CH4 और CO मिला के। माना कि CH4 को मान लेता हूँ मैं x मिलीलीटर और CO को मान लेता हूँ मैं 63.5 माइनस x मिलीलीटर। इसका कंबशन करते हैं, इसका भी कंबशन करते हैं, तो C प्लस O2 CO2 प्लस H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसके कंबशन पे तो CO2 ही मिलेगा केवल। चलो यहाँ से देख लो आप, CO2 तो इसके सामने 1 है, इसके सामने भी 1 है, तो बेसिकली इसके 1 मोल से 1 मोल ये बनेगा, या इसके 1 मिलीलीटर से ये 1 मिलीलीटर बनेगा, तो x मिलीलीटर से ये बन जाएगा x मिलीलीटर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। और सिमिलरली इसके सामने भी 1 है, इसके सामने 1 है, 1 मिलीलीटर से इसका 1 मिलीलीटर बनेगा, तो 63.5 माइनस x मिलीलीटर से 63.5 माइनस x मिलीलीटर ही बनेगा, ये मिलीलीटर है। तो CO2 गैस का अमाउंट हो गया अपने पास टोटल। यहाँ से CO2 गैस का अमाउंट हमें मिला है 3 इंटू 36.5 मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा 109.5 मिलीलीटर। यहाँ से मिला है x मिलीलीटर और यहाँ से मिला है 63.5 माइनस x मिलीलीटर। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ CO2, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ CO2, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ CO2। तो ये x वाला जो पार्ट है ना, ये तो कट ही जाएगा, और 109.5 प्लस 163.5 ये हो जाएगा 173 ml CO2। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। पहले शुरुआत में क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा था कि मिक्सचर में आपको C3H8 तो दे रखा है, लेकिन बाकी दोनों का अमाउंट आपको नहीं दे रखा है। तो आप सपोज करते हैं कि CH4 का x मिलीलीटर है, तो CO का 63.5 माइनस x मिलीलीटर है, फिर इसके कंबशन से CO2 मिलता, इसके कंबशन से CO2 मिलता, टोटल CO2 के मोल आइडेंटिफाई करते हैं, सॉरी टोटल CO2 का वॉल्यूम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें x के टर्म आने वाली थी, बट वो x के टर्म कट गई। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 दैट इज ऑब्टेन्ड, इट इज 173 मिलीलीटर। ये अच्छा सवाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अ क्वांटिटी ऑफ 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम व्हेन changes to aluminium 3 plus ion in solution will lose। ओके, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 प्लस बनाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ओके, एल्यूमिनियम विल गिव एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन, बैलेंस करो, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो 1 मोल से क्या लिख, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। अब ये है कितना, 13.5 ग्राम, इसका मोलर मास होता है 27 ग्राम, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हाफ मोल। बताइए 1 मोल से कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो हाफ मोल से कितना होगा, हाफ इंटू 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 3/2 और मोल 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। कितना हो जाएगा ये,
ऑलमोस्ट 9 हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻23, 9 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ये थोड़ा इजी सवाल है रिलेटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, a quantity of 1 kg of 2 molar urea solution is mixed with 2 kg of 4 molar urea solution। दो यूरिया सॉल्यूशन है, दोनों का वेट आपको दे रखा है, कितना कितना 1 kg और 2 kg, और दोनों में यूरिया का मोलालिटी दे रखा है। पूछा है रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलालिटी। ओके, तो एक 2 kg सॉल्यूशन है जिसकी मोलालिटी है 2 मोलल, नहीं 1 kg, 1 kg, ओके, और एक है 2 kg सॉल्यूशन और इसका मोलालिटी है 4 मोलल। सॉल्यूशन यूरिया का है तो यूरिया प्लस वाटर, अगले वाले में भी यूरिया प्लस वाटर। जब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिला देंगे तो 1 kg प्लस 2 kg, टोटल वेट हो जाएगा 3 kg, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में यूरिया कितना होगा वो हमें सोचना पड़ेगा, और रिजल्टेंट सॉल्यूशन में यूरिया का मोलालिटी आपको बताना है, यूरिया की मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला लगा लो, मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का वेट है केजी में, वो नीचे लिखेंगे, ऊपर मोल्स ऑफ यूरिया लिखना ही है। इस फॉर्मूले को यूज़ करना, सीधा मोलालिटी पता चलेगा। बट अभी दिक्कत क्या है कि यूरिया के मोल्स अपने पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन में कितने वो नहीं पता है, और रिजल्टेंट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मास कितना है वो नहीं पता है। पूरे सॉल्यूशन का मास 3 किलोग्राम है वो पता है। तो पहले देखना पड़ेगा कि यूरिया फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन दोनों से कितना मिल रहा है। तो देखो, मान लो कि इसमें n मोल यूरिया मान लेता हूं, नहीं x मोल यूरिया, ओके, मोलालिटी है 2, तो मोलालिटी 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया विच इज x डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट यूरिया का मास हटा दो। सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा, पूरे सॉल्यूशन का मास, पूरे सॉल्यूशन का मास है 1 kg, तो 1 kg हो गया 1000 ग्राम, माइनस सॉल्यूट है यूरिया, यूरिया है x मोल, यूरिया के 1 मोल का मास होता है 60 ग्राम। यूरिया का फॉर्मूला बताइए, NH2CO NH2। मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 60 ग्राम आएगा इसका, तो x मोल का मास कितना हो जाएगा 60x। सो दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो बाकी क्या बचा, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ऊपर हो गया मोल्स ऑफ यूरिया, दैट मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यही तो फॉर्मूला होता है मोलालिटी का, और मोलालिटी की वैल्यू 2 है। यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो 1000 ऊपर हो गया, ये 500x इज इक्वल टू 1000 माइनस 60x, 560x इज इक्वल टू 1000, तो 1000 बाई 560, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 1.78 मोल्स। ठीक है, ये तो पता चली गया। सिमिलरली आप यहाँ पे पता कर लो कि यूरिया के कितने मोल है। माना कि यहाँ पे यूरिया के y मोल है, तो मोलालिटी है 4 इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया विच इज y मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का मास तो नहीं है, पूरे सॉल्यूशन का मास है 2 kg विच इज 2000 ग्राम। इसमें से सॉल्यूट यूरिया का मास हटा देता हूँ, तो 1 मोल यूरिया इज 60 ग्राम, तो y मोल यूरिया इज y इंटू 60 ग्राम। तो ये सॉल्वेंट का मास हो गया ग्राम में, इसमें 1000 का डिवाइड आप कर दो तो सॉल्वेंट का मास हो जाएगा किलोग्राम में। इसको भी सॉल्व करेंगे सेम, तो ये आ जाएगा 1000y, इसमें 4 का डिवाइड होगा तो 250y, और 250y में 60y ऐड होगा तो 310y इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ से y हो जाएगा 200/31, 200/31 कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 186, 140, 6.45 समथिंग। तो पहले वाले सॉल्यूशन में यूरिया के मोल पता चल गए, दूसरे वाले सॉल्यूशन में भी यूरिया के मोल पता चल गए, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में टोटल यूरिया के मोल इन दोनों का सम कर दो, तो कितना हो गया ये 1.78 प्लस 6.45, ये हो गया टोटल यूरिया के मोल। अभी भी प्रॉब्लम हुई नहीं है पूरी। रिजल्टेंट सॉल्यूशन में आपको सॉल्वेंट का मास भी तो बताना है, बाकी टोटल सॉल्यूशन का मास तो पता ही है 3 kg। तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन के मास में से यूरिया का मास आप हटा दो तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो ये यूरिया के मोल ऑलमोस्ट कितने हो रहे हैं, 6 + 1 7,
सॉरी 8.25 समथिंग हो रहा है ये, और 8.25 समथिंग मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ मोलर मास ऑफ यूरिया विच इज 60, तो ऑलमोस्ट 500 ग्राम हो गया ये यूरिया। आप कैलकुलेट कर लेना, मोल्स ऑफ यूरिया है, यूरिया के मोल्स को यूरिया के मास से मल्टीप्लाई करेगा मोलर मास से, तो यूरिया का मास आ जाएगा ऑलमोस्ट 500 ग्राम। और टोटल मास कितना है 3 kg सॉल्यूशन, तो 3 kg सॉल्यूशन में से 500 ग्राम आप हटा दो, 3000 ग्राम में से 500 ग्राम हटाएंगे तो 2500 ग्राम वाटर सॉल्वेंट के बचेंगे, और 2500 ग्राम कितना हो जाएगा 2.5 kg। सॉल्वेंट का मास kg में आपने पुट कर दिया 2.5 kg। आप इसको सॉल्व करो तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 8.25 डिवाइडेड बाई 2.5, तो 3.29 ऐसा 3.3 समथिंग कुछ आएगा। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, 3.29 एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये आप सॉल्व करके देख लेना, बाकी मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन हमने कर ही दिया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब दोनों सॉल्यूशन की मोलालिटी दे रखी है और मोलालिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि दोनों सॉल्यूशन का मास आपको दे रखा है 1 kg और 1 kg और 2 kg, तो काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से एटॉमिक स्ट्रक्चर के सवाल है कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एज इन Fe2+, तो ये तो कुछ ईजी हो गया है, तब सभी एटम्स का एटॉमिक नंबर भी दे रखा है, जबकि देने की जरूरत नहीं है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिखना आना चाहिए। Fe का 26 है, कितना हो जाएगा 18 + 4s2 3d6, तो Fe2+ है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो वैलेंस शेल में से, कितना हो गया 3d6, और 3d6 में हम देख लेते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब बस इन सब में देखना है कि कहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। यार Fe2+ में अगर 4 अनपेयर्ड है तो Fe3+ में तो कुछ अलग ही होगा, इससे तो डिफरेंट ही होगा, इसको हटाओ। निकल 2+, निकल 28 होता है, 18 + 4s2 3d8, और 2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो 3d8। 3d8 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 नहीं आएंगे। कौन से आयन में Fe2+ के बराबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कॉबल्ट 3+, 27, तो कॉबल्ट हो गया 4s2, 18 + 4s2 3d7, 3+, 3 इलेक्ट्रॉन हटाओ, पहले वैलेंस शेल में से 2 हटाओ, फिर ये 3d7 में से एक और हटाओगे तो 3d6 बचेगा। अरे तो Fe2+ भी तो 3d6 है और कॉबल्ट 3+ भी तो 3d6 है, तो दोनों में 3d6 है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इक्वल होंगे, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन ही सेम है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। ये लग रहा है कि सबसे इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अ बल्ब इमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 1987.8 by 7 नैनोमीटर। ओके, बहुत स्पेसिफाइड नंबर दिया है। द बल्ब इज रेटेड एज 200 वाट, तो 200 वाट का मतलब होता है 200 जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में 200 जूल एनर्जी का यूटिलाइजेशन है। 14% ऑफ द एनर्जी इमिटेड एज लाइट, तो ये बल्ब जब जलेगा ना तो उसमें 200 जूल का 14% वो फोटोन्स के रूप में इमिट होगा, तो 200 जूल का 14% कितना हो जाएगा 28 जूल इमिट होगा पर सेकेंड एज फोटोन्स, एज रेडिएशंस। ओके, हाउ मेनी फोटोन्स आर इमिटेड बाय द बल्ब पर सेकेंड, तो पर सेकेंड इन्होंने पूछा है और हम भी पर सेकेंड पे ही काम कर रहे हैं, तो एक सेकेंड में 28 जूल यहाँ से एनर्जी इमिट होगी, और जो एनर्जी इमिट हो रही है बल्ब से वो फोटोन्स के रूप में हो रही है। तो क्या इक्वेशन लगा देंगे, हाउ मेनी फोटोन्स, लेट अस अज्यूम n नंबर ऑफ फोटोन्स आर इमिटिंग, और हर फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगा E फोटोन, तो एक फोटोन का एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय n नंबर ऑफ फोटोन, दिस इज द टोटल एनर्जी इमिटेड। और टोटल एनर्जी इमिटेड आपको कितना करना है 28 जूल के इक्वल करना है। एक सेकंड में 28 जूल टोटल एनर्जी इमिट हो सकती है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ से सीधा सीधा आ जाएंगे। n इनटू एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है hc/λ, फॉर्मूला है उसका, वो h होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, c हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा हो जाएगा 1987.8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 की पावर -9, क्योंकि नैनोमीटर में दे रखा है, तो इंटू 10 की पावर -9 मीटर, हर किसी को मैंने स्टैंडर्ड यूनिट में पुट किया है, तो एनर्जी का भी आंसर स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा, दैट इज जूल, एंड दिस इज इक्वल टू 28 जूल।
तो जूल जूल भी क्रॉस हो जाएगा, केवल आपके पास प्योर नंबर बचेगा विच इज नंबर ऑफ फोटोन। आप इसे सॉल्व करके देखना, ये सब कैंसिल होने वाला है। तो n इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 19 फोटोन, 4 इंटू 10 की पावर 19 फोटोन। फाइनली आंसर बचेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सॉल्व कर लेना, 4 इंटू 10 की पावर 19 फोटोन्स, यहाँ से आंसर आएगा। तो ये भी एकदम स्टैंडर्ड सा सवाल है, ऐसे काफ़ी सारे सवाल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम लोग करते हैं, और खास करके बल्ब वाला सवाल ही करते हैं कि एक बल्ब है 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए जल रहा है, तो बताइए इतने टाइम में वहाँ से कितने फोटोन इमिट होंगे। तो लेट अस से n नंबर ऑफ फोटोन्स इमिट होंगे, तो n नंबर ऑफ फोटोन्स मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दिस इज द टोटल एनर्जी इमिटेड, और टोटल एनर्जी इमिटेड जो है वो आपको दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग m इक्वल टू 0 फॉर सोडियम एटम। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, m इक्वल टू 0। यार s में एक ऑर्बिटल होता है और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। इलेक्ट्रॉन मैंने फिल नहीं किया, और s सबशेल में जो एक ऑर्बिटल होता है उसके लिए m 0 ही तो होता है, और p सबशेल में जो 3 ऑर्बिटल होते हैं उनमें एक ऑर्बिटल 0 वाला है, +1 वाला, एक -1 वाला, मतलब बेसिकली एक ऑर्बिटल तो ऐसा होगा जिसके लिए m का वैल्यू 0 होगा। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, तो कितना हो गया? इस ऑर्बिटल के लिए भी m इक्वल टू 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से, और 3s1 वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। बाकी 3s ऑर्बिटल के लिए भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होता है, तो ये काउंट आपको करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये इस टाइप के सवाल भी काफ़ी आ जाते हैं, कोई भी एक एटम आपको बता दिया जाएगा और बोलेंगे कि भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन काउंट करो जिसके लिए l इक्वल टू 0 हो, या l इक्वल टू 1 हो, या m इक्वल टू 2 हो, या m इक्वल टू -2 हो, या n प्लस l इक्वल टू 5 हो। तो यहाँ तो चलो सिंपल सवाल था, बस इतना ही था कि m इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को आपको काउंट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। फॉर एन एटम और आयन हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन कंपेयर द एनर्जीज ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और उसमें कुछ ये 4 ऑर्बिटल आपको डिस्क्राइब करके दिए हुए हैं। आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्बिटल है, फिर उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी का कंपैरिजन आपको करना है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है, इसने क्या लिखा है, फॉर एन एटम हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो उसके लिए बोहर मॉडल वैलिड होगा ना, और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो फिर उसके लिए तो केवल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ही आप लगा पाओगे। अब फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो 4 ऑर्बिटल यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है ये कौन कौन से। तो पहला कौन सा है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल होगा, ये स्फेरिकल ऐसी होता है। हैविंग 2 स्फेरिकल नोड, तो एस ऑर्बिटल में कौन ऐसा है जिसमें 2 स्फेरिकल नोड या 2 रेडियल नोड होती है? 3s ऑर्बिटल होता है, 3s 2s 1s, तो 3s 2s के बीच में एक रेडियल नोड, 2s और 1s के बीच में एक रेडियल नोड। तो ये बेसिकली बात किसकी चल रही है, 3s ऑर्बिटल की। सिमिलरली s2 कौन सा है, एन ऑर्बिटल विच इज डबल डबल, d ऑर्बिटल हैविंग नो रेडियल नोड। तो d ऑर्बिटल में सबसे पहले कौन आता है, 3d, और 3d ऑर्बिटल के लिए कोई भी रेडियल नोड नहीं होगी। आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो रेडियल नोड का, n-l-1, तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा होगा। बाकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो सीधा ही पता चलता है कि 3d ऑर्बिटल एक ऐसा d ऑर्बिटल है जिसके लिए रेडियल नोड 0 है। अगला ऑर्बिटल, एन ऑर्बिटल विद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, h/2π रूट l इंटू l+1। ये 0 कब आएगा, जब l की वैल्यू 0 होगी, मतलब s ऑर्बिटल की बात चल रही है। ओके, तो s ऑर्बिटल हैविंग 3 रेडियल नोड, 4s होगा ये। कहाँ होंगे इसके 3 रेडियल नोड, 4s 3s 2s 1s। तो 4s और 3s के बीच में, 3s और 2s के बीच में, 2s और 1s के बीच में 3 रेडियल नोड होगी। ये कौन सा s ऑर्बिटल होगा, 4s। लास्ट, एन ऑर्बिटल हैविंग 1 प्लेनर एंड 1 रेडियल नोड। 1 प्लेनर नोड, प्लेनर नोड मतलब एंगुलर नोड, और एंगुलर नोड 1 है। एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है इक्वल टू l, दैट मीन्स l इक्वल टू 1 है, तो ये p ऑर्बिटल की बात है। और p ऑर्बिटल भी कौन सा वाला, जिसमें एक रेडियल नोड भी हो। तो एक रेडियल नोड किस में होता है, 2p 3p 4p किस में होता है, 3p में होता है। कहाँ मिलेगा, 3p और 2p के बीच में। 3p और 2p के बीच में एक ही रेडियल नोड होगी, और p ऑर्बिटल की बात चल रही है, तो आंसर आ गया अपना 3p ऑर्बिटल। तो आपने s1 s2 s3 s4 ऑर्बिटल्स जिनके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया।
अब आपको बताना इनकी एनर्जी का ऑर्डर। तो एक तो एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा ना कि आप लोग ऐसे सोचोगे जल्दी से कि सर 3s से ज़्यादा एनर्जी तो होता है 3p का, और 3p से ज़्यादा होता है 4s का, उसके बाद होता है 3d। इस तरीके से आंसर आ सकता है, बट ये आंसर गलत होगा। ऊपर लिखा हुआ है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए बोहर मॉडल वैलिड होता है, और बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो चाहे 3s हो, चाहे 3p हो, चाहे 3d हो, इन सभी के लिए n का वैल्यू कितना है? 3, थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन है ये, और n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो यहाँ से सभी के लिए टोटल एनर्जी इक्वल आएगा। ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ होता है। 3s 3p 3d की एनर्जी इक्वल होगी इफ इट इज हाइड्रोजन एटम, इफ इट इज वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और अगर ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो बोहर मॉडल वैलिड होगा ही नहीं, तब तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को फॉलो करोगे। 3s से ज़्यादा एनर्जी 3p का होता है, 3p से ज़्यादा 3d का होता है, उससे पहले 4s आता है। तो फिलहाल तो अपने पास 3s 3p 3d का एनर्जी इक्वल है, और 4s की एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि 4s में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? फोर्थ शेल में। तो यहाँ पे n इक्वल टू 4 आपको पुट करना पड़ेगा, और इसी से आप निकालोगे टोटल एनर्जी का आंसर, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, बोहर मॉडल आप उसके लिए वैलिड करवा दोगे। तो थर्ड शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और फोर्थ शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। वैसे ही पता है, बोहर मॉडल में पढ़ते ही हैं कि न्यूक्लियस से ऊपर फर्स्ट शेल एनर्जी, सेकंड शेल उसकी एनर्जी और ज़्यादा, थर्ड शेल उसकी एनर्जी और ज़्यादा, फोर्थ शेल उसकी एनर्जी और ज़्यादा। जितना न्यूक्लियस से दूर जाते रहोगे इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी बढ़ता रहेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। S1 S2 S3 का तो एनर्जी इक्वल भी होगा, कम भी होगा, और S3 विच इज़ 4s ऑर्बिटल विच इज़ n इक्वल टू 4, उसकी एनर्जी ज़्यादा आएगी। तो ये थोड़ा अच्छा सवाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अगेन दिस इज फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। The magnitude of orbital angular momentum of an electron is given by L, and this is root 5 h by pi। यार ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तो हमें भी आता है, कितना होता है? h अपॉन 2 पाई रूट l इंटू एल प्लस 1। h से h गया, पाई से पाई गया, कर दो इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1/4, और ये l इंटू एल प्लस 1। तो l इंटू एल प्लस 1 इज इक्वल टू 20। l इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। L इक्वल टू 0 1 2 3 4 S P D F G। G ऑर्बिटल की बात चल रही है। L इक्वल टू 4 है। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स ऑफ दिस काइंड आर पॉसिबल बिलोंगिंग टू एन ऑर्बिट? ठीक है, इस टाइप के कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकते हैं? तो L इक्वल टू 4 है, मतलब G सबशेल है, और किसी भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज बताती हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होता है? -L से +L, तो -4 से +4, काउंट करो, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, total 9 orbitals will be possible for L equal to 4 which is G subshell। और ये सब मुझे कैसे पता चला? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया था। ओके, तो यहाँ पर अपन ने मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर के टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इन सभी क्वेश्चंस में हमने प्रयास किया है कि ठीक उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएं जैसे कि प्रीवियस ईयर जे मेंस में या जे एडवांस में पूछे गए, और साथ ही साथ दोनों चैप्टर के मोस्टली जो कॉन्सेप्ट है, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो सब भी कवर हो जाए। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा, और ये सीरीज़ अपनी ऐसे ही चलती रहेगी। आप इसको इसी तरीके से देखते रहो और इसका जो भरपूर फ़ायदा उठाओ बेसिकली। ओके, ऑल द बेस्ट।